नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सिर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले बंगाल की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, यानी चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद जितने एमएलए चुन करके आए थे, उनमें फूट पड़ गई। उनमें से 58 से 60 एमएलए इनसे अलग हो गए। उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नया नेता चुन लिया। विधानसभा से उन्हें एलओपी का दर्जा मिल गया, उनको एलओपी घोषित कर दिया गया। अब सुन रहे हैं कि जो संसदीय दल है, वो भी दो फाड़ होने के कगार पर पहुंच चुका है। बल्कि दो फाड़ क्या, 2/3 समझिए। 28 में से अगर 20 एमपी आपके अलग हो जाते हैं, तो इससे बड़ा झटका कोई हो नहीं सकता है। ऊपर से सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी की अलग बेइज्जती हुई, लोगों ने जुलूस निकाल दिया, अंडे, टमाटर और पता नहीं क्या-क्या फेंके गए। और यही नहीं, दोनों बुआ भतीजे पर अलग-अलग जगहों पर कई मुकदमे कायम हो चुके हैं। सीआईडी की जांच चल रही है फोर्जरी के मामले में, गलत तरीके से हस्ताक्षर करने के मामले में। सीआईडी की जो एसआईटी टीम है, उसने 1 जून को इनको बुलाया था, नहीं गए। 8 जून को बुलाया है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। तो सीधे जुड़ रहे हैं कोलकाता से पंकज विश्वास जी। उन्हीं से पूरा माजरा समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो पंकज जी, जी आज हाई कोर्ट ने भी इनको झटका दे दिया। जी सर, ये तो होना ही था, क्योंकि कंप्लेंट भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही किया है। दो विधायक ने किया था, एक संदीपन साहा और ऋतुव्रत। फिर बाद में जो पूरा मामला सामने आया तो सबको पता है। फिर इस मामले में जब पुलिस में कंप्लेंट हुआ, फिर उसके बाद सीआईडी ने इस केस को टेक ओवर किया, एसआईटी बनी। और उसके बाद जब एसआईटी ने 13 विधायकों को बताया, तो सबने बताया कि किसी को पता नहीं है कि कैसे ये सिग्नेचर हुआ। उनमें से 3 लोगों ने बताया कि हाँ, ये इन लोगों का सिग्नेचर नहीं है और ये फॉल्सली किया गया है था। अभिषेक बनर्जी ने ही इसको फॉल्सली किया है। तो पूरा मैटर जो है टीएमसी का ही किया हुआ केस है, और टीएमसी के लोगों ने ही गवाही दी है। तो इसमें अभिषेक बनर्जी को टीएमसी के जो एक लोकल तृणमूल कांग्रेस के जो एक सर्वभारतीय सभापति है, तो फिर उनको इसमें राहत कैसे मिलती। तो कोर्ट ने इस मामले में उनको राहत नहीं दी है, और अदालत ने कहा है कि जाइए, आप इंट्रोगेशन पेश कीजिए, फिर जो होना है वहां तो वो तो फिर होगा ही। तो इस केस में तो अभिषेक बनर्जी, जैसे पहले भी हमने सर आपको कहा था कि इसमें अभिषेक बनर्जी फंसेंगे, बुरा फंसेंगे, और उसी के आसार अभी तक मिल रहे हैं। और हम लोगों को लग भी रहा था कि इस केस में कम से कम कोर्ट किसी तरीके का उनको राहत नहीं देगी, और जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ। क्योंकि सारा जो इसमें केस का जितना एविडेंशियल मटेरियल है, जितना भी एविडेंस है, सब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कोर्ट तो हमेशा कानून के हिसाब से चलता है। कुछ कुछ मामले में थोड़ा इधर उधर मानविक रूप हो सकता है, कोर्ट कभी कभी मानविक रूप से कुछ कुछ इस तरीके का जो है निर्णय देती है, जो कानून के हिसाब से पूरा सही ना हो, लेकिन मानविक रूप से कभी कभी हो जाता है। लेकिन इस मामले में तो कानून, मानवता, ये सब कुछ काम नहीं करेगा, जो है पूरी कानून के ऊपर ही इसमें दांव खेलना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी को भी। और सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक बनर्जी के पास इसमें बयान बदलने के लिए भी कोई ज्यादा जगह है नहीं, कि वो कहेंगे कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि उन्हीं के पैर पे पूरा सिग्नेचर हुआ है, उनका अपना सिग्नेचर है। और सबसे वो इसलिए बुरा फंसेंगे क्योंकि सेकेंड टाइम फिर अभिषेक बनर्जी ने एक नया लेटर जारी किया था जिसमें किसी का सिग्नेचर नहीं था। दैट मीन्स अभिषेक बनर्जी नोज एवरीथिंग एंड ही इज चेंजिंग द सिचुएशन। वो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, इसलिए अभिषेक बनर्जी जो है अपने ही दांव में इसमें फंस चुके। अगर वो ऐसे फिर से अगर एक नया लेटर जारी नहीं करते विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तब उनके लिए ये बोलने का जगह था कि मुझे भी मालूम नहीं है।
मुझे भी मालूम नहीं है कि किसने ये सिग्नेचर कॉपी किया या मेरा पैड चोरी हो गया था, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन चूंकि उन्होंने दूसरा फिर लेटर जारी किया है, इसका मतलब है कि वो सारा कुछ जानते हैं। यही है बात सर। ये बताइए कि 8 जून को अब इनको सीआईडी की एसआईटी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और 8 जून को ही दिल्ली में इंडी अलायंस की बैठक भी है। उस दिन बुआ भतीजे को वहां जाना था उस बैठक में, तो भतीजा जाएगा सीआईडी के सामने, और क्या बुआ सीआईडी के सामने इनको छोड़ करके दिल्ली में बैठक के लिए जा पाएंगी? सर एक ऑप्शन मुझे और दिख रहा है अभिषेक बनर्जी की तरफ से, वो है कि अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने से भी उनको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना भी एविडेंस है सारा कुछ उनके खिलाफ है। इसीलिए तो अभिषेक बनर्जी एसआईटी में एसआईटी को जो उनका जो इंट्रोगेशन है उसको फेस करेंगे या नहीं, ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि काफी एरोगेंट इंसान है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में उन्होंने इंट्रोगेशन उन्होंने फेस नहीं किया था। बार बार उनको समन किया गया था, किसी केस में 6 बार 7 बार उनको समन किया गया, वो नहीं गए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी वो नहीं जाए। तो नहीं जाने से उनको कोई राहत तो मिलेगा नहीं, या नहीं जाने से वो बच जाएंगे, ऐसा भी है नहीं। अब जाएंगे या नहीं ये तो उनके ऊपर है। अगर थोड़ी सी भी अकल उनमें है तो मुझे लगता है कि सीआईडी का जो ये इंट्रोगेशन है उनको फेस करना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेशन फेस नहीं करने से उनका भाग्य तो बदल नहीं जाएगा। अब उनके लिए क्या जरूरी है, इंडी गठबंधन का मीटिंग को अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, या एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन को वो फेस करेंगे? जो उनके लिए ज्यादा सुइटेबल या ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वहां वो जाएंगे, लेकिन इससे इस केस में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो केस को डिले कर सकते हैं, लेकिन अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। 1 जून को ना जाने की वजह ये बताई थी इन्होंने कि चूंकि 30 मई को उनके ऊपर सोनारपुर में अटैक हो गया, तो उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब क्या बहाना बनाएंगे? सर उस बार भी उन्होंने जो बनाया वो बहाना वाजिब नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर जब हमला नहीं हुआ था उससे पहले ही कुणाल घोष ने बता दिया था कि वहां पर एक जमावड़ा हो रहा है। अगर आपको पता है कहीं जमावड़ा हो रहा है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप क्यों गए? और उनकी जो अभी सोशल मीडिया विंग की जो उनकी जो अभी कमांडर हैं उपासना चौधरी, पहले जहां पर दिवांशु हुआ करते थे जिस पोस्ट पे, तो उपासना चौधरी के का जो फेसबुक है वहां भी अगर आप जाएंगे तो उपासना चौधरी ने अटैक से 2-3 घंटे पहले बताया था कि वहां एक जमावड़ा हो रहा है। वहां पर एक उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल की बात कही थी जहां पे ये जमावड़ा हो रहा था, और वहां लोगों के पास हथियार है। ऐसा ऐसा उपासना चौधरी का ऐसा उनका जो अभियोग है उन्होंने ऐसा बताया था कि जमावड़ा हो रहा है, लोग अभिषेक बनर्जी के ऊपर टूट पड़ना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको पता था साहब तो आप गए क्यों? पहली बात। दूसरी बात, आप खुद बाउंसर लेके गए थे क्योंकि आपको अपना सुरक्षा का इंतजाम आपने खुद किया था। दैट मीन्स आपको सारा कुछ पता था। अगर सारा कुछ पता था तो आपने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं लिया? परमिशन वो बोल रहे थे कि उन्होंने मेल किया था, तो मेल करने से तो नहीं हो जाता। आप मेल करने के बाद जाएंगे या नहीं जाएंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को इस मामले में सारा वाकया पता था, पहली बात। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था, बाद में जब जिन 5 आदमी को पकड़ा गया, सारे टीएमसी के वहां के मेंबर्स थे। और टीएमसी जो है डिजिटली काफी स्ट्रांग है। उनका कहना था कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे। अगर बीजेपी के लोग शामिल थे तो टीएमसी के लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे डाला क्यों नहीं? क्योंकि पूरा वीडियो अवेलेबल है। वहां जितने भी लोग अवेलेबल थे, मल्टीपल कैमरास थे, वहां मल्टीपल वीडियो वहां पे शूट हुआ है, लोगों ने भी अपने फेसबुक से लाइव किया। तो आपने क्यों नहीं बताया कि कौन से बीजेपी के लोग हैं? सबसे बड़ी बात है कि वहां के लोगों को फिर इंट्रोगेट किया गया था। मीडिया के लोग वहां पे गए थे, उन लोगों से पूछा था, सारे लोगों ने कहा है नहीं साहब कोई बाहर से नहीं आया, हम ही लोग हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, हमारा अपना गुस्सा है। क्योंकि संजू चौधरी जो वहां जिसको देखने वो गए थे, उन मरणोपरांत उनकी फैमिली के साथ मिलने गए थे, संजू चौधरी खुद वहां का एक एंटी सोशल एलिमेंट था। उसने खुद वहां पर उत्पात मचा के रखा हुआ था। वहां से लोगों से वो पैसा उठाता था वहां पे, बहुत बड़ा वहां का वो एक्सटॉर्शनिस्ट था। तो और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मौत हुई थी कार्डियक अरेस्ट से, उसको स्ट्रोक हुआ था, स्ट्रोक के बाद वो कार्डियक अरेस्ट से मरा था। अब कोई स्ट्रोक से मर जाए, कार्डियक अरेस्ट किसी को आ जाए, तो इसको किस तरह से सर पोस्ट पोल वायलेंस कर सकते हैं?
पता नहीं ये किस तरह का पोस्ट पोल वायलेंस है जिसमें लोग खुद कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि चुनाव के बाद कुछ लोगों का दिल का धड़कन रुक जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। वो फलता में उन्होंने कहा था कि फिर एक क्रीमेटोरियम बनाएंगे, वहां उन लोगों की चिता जलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब किसका कार्डियक अरेस्ट होना था चुनाव के बाद और किन लोगों का हो रहा है, इसमें सर बीजेपी क्या कर सकती। जो भी हो, अभिषेक बनर्जी जो है अपनी ही बातों में फंस चुके हैं और वो बहाना बना रहे हैं। इससे पहले भी वो बहाना ही बना रहे थे और बहाना बनाने के बाद देखिए वो सलाइन लेके घर में सोए हुए थे। तो उसके बाद ममता बनर्जी उस दिन सामने आई लोगों के सामने और ममता बनर्जी ने धरना दिया। ममता बनर्जी का पाँव टूटा हो, सर फूटा हो, कुछ भी हो, ममता बनर्जी तो फेस करती थी। उनका ये अगर ओरिजिनल भतीजा है या तो कम से कम तो उनको तो सामने आना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। कम से कम व्हील चेयर में, वो जिंदा तो है, व्हील चेयर में सामने आना चाहिए था कि देखो मैं आ गया हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ। घर में दुबक के बैठा हुआ किस तरीके का ये पॉलिटिशियन है पता नहीं। बंगाल में तो एक से एक ताबड़तोड़ पॉलिटिशियन यहाँ पे पैदा हुए हैं। यहाँ मुकुल राय जैसे बुद्धिमान चाणक्य पॉलिटिशियन भी थे और ममता बनर्जी जैसी लड़ाकू पॉलिटिशियन भी है, शुभेंदु अधिकारी जैसे लड़ाकू पॉलिटिशियन है, इससे पहले भी ज्योति बसु जैसे, भले हो बुरे हो कुछ भी हो लेकिन लड़ाकू थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये किस तरीके का पॉलिटिशियन है, ना लड़ाकू है और ना लोग मतलब पॉलिटिक्स की उसको समझ है। चुनाव के दौरान एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, चुनाव आयोग की टांगे तोड़ देंगे, बीजेपी के बाप की औलाद नहीं है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने ये जहरीले बयान दिए थे, भड़काऊ बयान दिए थे, चुनौती दे रहे थे। फिरहाद हकीम इस्तीफा देकर के क्यों भाग खड़े हुए, मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हुआ था? सर कारण तो उन्होंने दर्शाया है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टीएमसी के अंदर की जो खबर है वो ये है कि ममता बनर्जी अब उनपे उतना वो ममता बनर्जी के आस्थाभाजन नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी अब बॉबी हकीम को पहले की तरह भरोसा या उन पे विश्वास नहीं जता रही है और ये उनको काफी दुख पहुंचाया है, ये उनका अपना बयान। लेकिन बात यह है कि कोलकाता म्युनिसिपैलिटी से कुछ इस तरीके के फाइल्स सामने आए हैं जो ममता बनर्जी को लग रहा था कि ये बिना बॉबी के मदद के नहीं हो सकता है। अब बॉबी जो है वो पार्टी के अंदर उसका जो है भरोसा टूट चुका है। न पार्टी के ऊपर बॉबी को भरोसा है, न बॉबी के ऊपर पार्टी का भरोसा है। तो बॉबी अभी असमंजस की स्थिति में है। क्यों? इसने ये वक्फ की जमीन खाई हुई है और कोलकाता म्युनिसिपैलिटी से एक ऑर्डर पास हुआ है कि पिछले 15 सालों में जितनी भी जमीनें हड़पी गई हैं और जितने भी बिल्डिंग इरेगुलर थे यानी कि अवैध बिल्डिंग थे जिनको वैधता दिया गया है, मान्यता दिया गया है, रेगुलराइज कर दिया गया है, उसका एक ऑडिट होगा। ऑडिट होगा तो पहले 8 साल तक, ममता बनर्जी के पहले 8 साल यानी 2011 से 2018 के अंत तक, उस समय शोभन बाबू हुआ करते थे। कौन से? वो बैसाखी वाले शोभन जो अभी ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिख रहे हैं। तो ये शोभन चट्टोपाध्याय, तो ये पहले 8 साल तक मेयर थे 2018 तक। 2018 के बाद बॉबी हकीम मेयर बने। तो अगर ये मामला सामने आएगा तो साहब दोनों फंसेंगे, क्योंकि शोभन ने भी जिस तरीके से कोलकाता कॉर्पोरेशन को चलाया था, ये भी उसी तरीके से चलाते थे। उनका एक अलग लॉबी था, उनका एक अलग कॉर्पोरेट लॉबी था, वो अलग अलग जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनके वो हिमायती थे और बॉबी हकीम के अलग अलग इनके अपने निजी दोस्त लोगों का इनका कंपनी था, वो किसी और कंपनी के हिमायती थे। लेकिन हिमायती दोनों किसी न किसी रियल एस्टेट ग्रुप के थे। तो फंसेंगे तो दोनों, और फंसेंगे तो बहुत सारे काउंसिलर्स का नाम आएगा, टीएमसी के बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, बहुत सारे लोग बदनाम होंगे। ममता बनर्जी के भी करीबी लोगों का उसमें रियल एस्टेट का नाम आएगा। तो ममता बनर्जी उन पे गुस्सा है और फिरहाद हकीम को भी लग रहा है अगर मैं म्युनिसिपैलिटी के मेयर के रूप में या कॉर्पोरेशन के मेयर के रूप में मैं अगर अभी भी रह जाऊं तो आने वाले दिनों में मेरे ऊपर भी फंदा कस सकता है। तो जितने भी लोग हैं इस फंदे से बचना चाह रहे हैं, उनको इजी एस्केप रूट दिख रहा है कि चलो रिजिग्नेशन कर दो, बोलो अब तो मैं कुछ नहीं हूं, अब मुझे माफ कर दो। तो ये रेजिग्नेशन एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके का माफीनामा है। लेकिन इस माफीनामे से माफी मिलेगी या नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन कुछ समय पहले तक तो ममता बनर्जी बड़ी मेहरबान थी, अभिषेक बनर्जी बड़ी मेहरबान थे। अभी मैं देख रहा हूँ, जो सोहनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने की चिट्ठी गई थी, उसमें नैना बंदोपाध्याय और असीमा पात्रा को उपनेता और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नामित किया था इन्होंने। सर, बॉबी हकीम को अभिषेक बनर्जी कभी पसंद करते थे, ये मैं कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि वैसे बॉबी हकीम को मतलब एक अच्छा पोस्ट देने का अलग कारण है। पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि अभिषेक बनर्जी कभी बॉबी हकीम को पसंद नहीं करते। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लॉबी के किसी भी नेता को पसंद नहीं करते, और ममता बनर्जी जो है ये जानते हुए भी अभिषेक बनर्जी को प्रमोट इसीलिए करते थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके अवर्तमान में जब वो राजनीति में नहीं रहेंगी, जो अभिषेक बनर्जी जब राजनीति में उभर कर आएंगे, तब अभिषेक बनर्जी का भी कोई कंपटीटर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुआ को अपने भतीजे पर काफी नाज है और वो काफी उनको प्रमोट करते हैं, काफी उनसे लगाव है। इतना लगाव है कि पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया, पार्टी को दांव पे लगा दिया। अभिषेक बनर्जी इसीलिए बॉबी हकीम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के बहुत सारे करीबी जितने लोग हैं उन्होंने फिरहाद हकीम के ऊपर मल्टीपल केसेस करके रखे, तो उनको डरा के धमका के पार्टी में रखते थे। ममता बनर्जी फिरहाद हकीम को पार्टी में इसलिए रखती थी या प्रमोट करती थी ताकि जो उनका मुसलमान वोट बैंक है वो सुरक्षित रह सके, और पूरा पूरी बॉबी हकीम पे भरोसा भी नहीं करती थी। इसीलिए नहीं करती थी कि ममता बनर्जी की यही राजनीति थी कि किसी एक पर भरोसा नहीं करना है, 2-3 लोगों को सिर्फ यूज करना है। आप देखिए, जमीयत उलेमा हिंद की जो नेता है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ममता बनर्जी उनको भी मुसलमानों के मसीहा के तौर पे उनको प्रमोट करती थी, और इनको भी करती थी। बहुत सारे इस तरीके के नेताओं को वो अलग अलग तरीके से यूज करती थी। तो ममता बनर्जी यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स में ही भरोसा रखती थी। और ये क्या हो रहा है कि मुस्लिम एमएलए भी टूट करके विद्रोही गुट में चले गए? मुसलमानों को कोई यूज नहीं करता है, मुसलमान पॉलिटिशियंस को हमेशा यूज करते हैं। अब देखिए कि जब एक जमाने में पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है सीपीआईएम को वोट करता था, एकदम 100% वोट एक जगह जाता था। फिर 2008-9 के बाद वो दौर बदला। 2008-9 में मुकुल रॉय ने पेशकश इस तरीके से किया कि अब तो सत्ता बदलने वाली है, जो दिख भी रहा था। धीरे धीरे सीपीएम कमजोर हो रहा था, टीएमसी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर धीरे धीरे उभर के आ रही थी। पहले पंचायत वोट, फिर निकाय के चुनाव में, उसके बाद कुछ बाई इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद 2011 में तो सत्ता में आ गई। तो 2006 के बाद जब टीएमसी उभर के आ रही थी, 2004 में एकदम वॉश आउट हो गई थी टीएमसी। सिर्फ एक पूरे लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ममता को सीट आया था, लेकिन उसके बाद 2006 से तृणमूल कांग्रेस ने कम बैक किया। तो 2008 में मुकुल रॉय ने सबसे पहले ये सिद्दुकुल्ला जो फैमिली है, फुरफुरा दरबार शरीफ के जितने भी वहां के जितने भी हेड हैं, सबको उन्होंने एक जगह पे बुलाकर फिर उनसे किसी तरीके का नेगोशिएट किया कि साहब आपको हम लोगों को अब सपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, हमारी सरकार बनने वाली है। उसके बाद 2008 से 2011 के बीच टीएमसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उस समय जो है पूरा मुसलमान वोट धीरे धीरे टीएमसी के पाले में चला गया, और 2011 से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा टीएमसी के ही उनके पक्ष में है। तो ये हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। अभी जब देख रहे हैं कि सत्ता इनके पास नहीं है, तो इनके साथ भी नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी बीजेपी के साथ आना चाहता है, और जितने टीएमसी से जीते हुए जितने भी लोग हैं जो अभी बीजेपी में नहीं आ सकते, क्योंकि बीजेपी किसी भी मुसलमान विधायक को नहीं लेगी, इस अभी इसी तरीके का बीजेपी का फैसला है, तो वो टीएमसी भी कट के रहना चाहते थे। चलो कम से कम टीएमसी के साथ नहीं तो अगर बागी ग्रुप के साथ रहेंगे तो कम से कम हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेडली उनको देखे। तो इनका मुझे यह लगता है कि यही सोच है कि बीजेपी उन पे ज्यादा नाराज ना हो। बीजेपी के साथ अगर नहीं रह पाए तो भी, क्योंकि ये जो बागी गुट है इन्होंने एकदम शुरुआती दिनों में ही कहा था, और अभी भी इनका यही स्टैंड है कि हम बीजेपी का अंध मतलब ममता बनर्जी जिस तरीके से पूरा विरोध करती थी, वो इस तरीके का विरोध नहीं करेंगे। जैसा जिस मामले में जिस तरीके का रोल उनको रखना पड़ेगा वैसा रखेंगे। कोई अगर सरकार अच्छा काम करती है तो वो सपोर्ट करेंगे, जैसे कि उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया। जब नवान्नों में पहला प्रशासनिक बैठक हुआ तो ये बागी गुट के जितने लोग थे सब गए थे वहां पे। उत्तर 24 परगना में
जब यहाँ पे प्रशासनिक बैठक हुआ तो फिर बाकी सांसद और विधायक सारे लोग यहाँ पे गए थे। तो इनकी पॉलिसी यही रहेगी कि कभी कभी प्यार मोहब्बत, कभी गुस्सा। तो ये इसी तरीके से इनका चलेगा बीजेपी के साथ। और पंकज जी जरा इसके बारे में भी बताइए, ये जो सांसदों का एक धड़ा अलग होने की खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सीरियसनेस है और क्या कोई लीड कर रहा है उनको जो बागी हैं, या अभी लीड करने वाले का नाम सामने नहीं आया है? सर, काकोली गोज वस्तुधर में भी लीडिंग दिस ऑल, ये इनके सांसदों का जो धड़ा है उनको लीड करेंगी। और कुछ ऐसे भी नाम आपको दिख सकते हैं जो नाम ममता बनर्जी के लग रहे हो कि काफी करीबी हो, लेकिन वो भी नाराज हो सकते हैं। और सांसद उसमें सांसद थोको थोराए हो सकते हैं, उसमें हो सकती है कि सायोनी घोष जैसे लोग भी उसमें जुड़ जाए, क्योंकि सारे महुआ मैत्रा, सायोनी घोष, इन लोगों ने भी उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई है। बाबुल सुप्रियो उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने ही 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया है कि जिस तरीके से पार्टी चलाना चाहिए था ममता बनर्जी ने, उस तरीके से पार्टी नहीं चलाया है। यानी तो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर तो जरूर रहेंगे उसमें। राज्यसभा और लोकसभा जितने भी उनके सांसद, जितने सांसद है, सांसदों का एक बड़ा धारा जो है वो शायद टीएमसी से अलग एक गुट बना ले, जिस तरीके से यहाँ गुट बनाया। डायरेक्टली वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का भी अभी यही फॉर्मूला है कि 2-3 महीना तक किसी को नहीं लेना है। वो दूध का धुला हुआ हो या बुरा हो, अच्छा हो भला हो, किसी टाइप का हो, लेकिन पार्टी में नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि अलग विद्रोही गुट बना के उनकी 29 उनके विधायक हैं, 28 या 29 ऐसे होंगे, तो उनमें से अगर 20-22 भी आ जाते हैं तो जो पार्टी तोड़ने का जो मसला है वो उसपे उन पे काम नहीं आएगा। जो तो मुझे लगता है कि इतने इट्स ए ह्यूज नंबर जो अगर उनसे अलग हो जाएंगे, तो टीएमसी का जो है विधायक और सांसद दोनों अगर अलग हो जाते हैं तो ममता बनर्जी से के पास जो भी कम से कम सिंबल है, तो वो सिंबल यानी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी भी ममता बनर्जी से लगता है कि वो चला जाएगा। लेकिन इशू वहीं पे आता है कि इनका कोई वैसा लीडर नहीं है जो पूरे बागी गुट को संभाले। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने सर देखा था कि एकनाथ शिंदे जी ने पूरे सिस्टम को संभाल लिया था, यहाँ विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग इनके नेता दिख रहे हैं। तो एक एब्सोल्यूट लीडर ममता बनर्जी जैसा कोई एब्सोल्यूट लीडर अभी तक नहीं दिख रहा है। यही बागी गुट में एक समस्या है जो महाराष्ट्र मॉडल के साथ मेल नहीं खा रहा है। लेकिन है वही कि लोग ममता बनर्जी को एज ए लीडर अभी नहीं चाह रहे हैं, या अभिषेक बनर्जी से पूरी तरह से खफा है। दो और चीजें हैं, एक तो सोनारपुर वाले मामले में क्या जांच किसी स्टेज पर पहुंची है? ठीक है, उस समय तो जानकारी आई थी कि 5 गिरफ्तार हो गए, लेकिन वो टीएमसी के ही पूर्व कार्यकर्ता हैं, एक एमएलए के करीबी बताए गए। तो उसके अलावा कोई नई सूचना सोनारपुर हमले के सूचना मामले? वहीं पे है, जिन लोगों ने उन पे अटैक किया था उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया है, और पुलिस जो अभी चार्जशीट बना रही है। अगर चार्जशीट कंप्लीटली जब आ जाएगा तो उसके बाद पता चल पाएगा कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ था। लेकिन देखने में वो साफ है सर कि स्थानीय लोगों का गुस्सा था, स्थानीय लोगों को पता था अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने उससे पहले ही अपना जो कार्यक्रम घोषित कर दिया था। और यहाँ टीएमसी के लोगों पे काफी गुस्सा है। जिस दिन ममता बनर्जी वहां धरने पे शामिल हुई थी, वहां भी कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पे नारेबाजी की थी, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं था कि वो उसको मतलब उनका जो गुस्सा है उस तरीके से ममता बनर्जी पे टूट सके, क्योंकि ममता बनर्जी के जितने लोग थे वहां पे उनका नाराजगी दिखाने वाले लोग उस नंबर में थोड़ा कम थे, तो उनको उन लोगों ने भगा दिया। लेकिन अलग अलग जगहों पे बहुत उनके लोगों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनके जो सांसद है सौगत राय, वो बिराटी में एक जगह पे आए थे, तो उनके ऊपर भी अंडा फेंकने की घटना हुई है। उनको भी लोगों ने चोर चोर कह के दौड़ाया है, बाद में बेचारे अपने स्कॉर्पियो में घुस के वहां से जल्दी निकल गए बोल के बच गए। बहुत सारे विधायक है उनके घर पे हमला हुआ है, बहुत सारे विधायकों के जो ऑफिस है वहां से राहत सामग्री मिल रहा है, उनके ऑफिस को तोड़ दिया जा रहा है। तो टीएमसी के ऊपर लोगों का काफी गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अरूप बनर्जी के भाई स्वरूप बनर्जी जो गोटा जो पूरा पश्चिम बंगाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री, उसको वो कंट्रोल करते थे। बीती रात वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। वो तो ऐसे थे
एक सामान्य भाई थे और एक सामान्य कार्यकर्ता थे टीएमसी के, लेकिन वो पूरा बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करते थे। कौन किसको सिनेमा मिलेगा, किसको किस फिल्म में डायरेक्टर का काम मिलेगा, किसको किस फिल्म से हटा दिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, कौन जो है लाइटमैन का काम करेगा, पूरा वही देखते थे, पूरा इंडस्ट्री में। आप इंडस्ट्री में भी लॉबी होता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स का अपना गुट होता है, लेकिन उनका सारे गुटों पे ऊपर नियंत्रण था। वो डिसाइड करते थे कि बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी सिनेमा रिलीज होगी, किस फिल्म को रोक दिया जाएगा, कौन सा डायरेक्टर काम करेगा, कौन सा डायरेक्टर किस फिल्म में काम करेगा। यहाँ प्रतिभा का कोई मसला नहीं था कि कौन अच्छा है, कौन डायरेक्टर किस तरीके का फिल्म कर सकता है, कौन सा एक्टर किस तरीके का किरदार निभा सकता है, वो सब मैटर नहीं करता। स्वरूप जिसको चाहेगा उसी को फिल्म मिलेगा। और जितनी भी एक्ट्रेस है उनके साथ तो वो कास्टिंग काउच का मसला तो था ही। वो हर जगह रहता ही है, लेकिन यहाँ का एक तरीके से वो दाऊद बना हुआ था। तो ये एक और चौंकाने वाली बात आपने बताई। लेकिन जरा ये बताइए, ये जो चुनाव के दौरान भांगड़ का जो दक्षिणी वामनिया गांव है, वहां पर जो विस्फोट हुआ था, उसके सिलसिले में टीएमसी के एक पूर्व एमएलए हैं शौकत मोल्ला, इनके यहाँ एनआईए ने छापेमारी की है। की है, उनके बेटे को भी धरा है और वो खुद भागे हुए हैं। शौकत मोल्ला जो है बम बनाते थे, ये सर्टिफिकेट ममता बनर्जी ने ही उनको दिया था। प्रशासनिक सभा में ये शौकत मोल्ला एक बार भांगड़ में बस स्टैंड की मांग कर रहे थे कि उनको एक बस स्टैंड चाहिए, वहां पे छावनी वगैरह चाहिए ताकि लोग गर्मी के समय उनको थोड़ी राहत मिल सके। तो ममता बनर्जी उस समय बोल रही थी, तुमको बस स्टैंड लेके क्या चाहिए, तुम तो बस स्टैंड अगर बना दिए तो तुम तो वहां पे लोगों को घुसने नहीं दोगे, खुद बम बनाओ। अगर बम शौकत मोल्ला बनाता भी था तो किसके लिए बनाता था? खुद के लिए तो नहीं बनाता था, पार्टी के लिए ही तो बनाता होगा, क्योंकि वो तो पार्टी को ही रिप्रेजेंट करता है। और सिर्फ वो बारुईपुर का एक्चुअली नेता था। तो बारुईपुर का नेता होते हुए भी ममता बनर्जी ने उसको दक्षिण 24 परगना का एक बड़ा इलाका जो है उनको सौंप दिया था। उसकी जागीर दे रखी थी कि वहां से उनको जिताना है। भांगौर, कैनिंग, ये सब इलाका उनका था बारुईपुर तक। तो ये इतना बड़ा इलाका जो उनको सौंप के रखा था, तो वो इस इलाके को जीत के ममता बनर्जी के ही तो हाथों में सुपुर्द कर देते थे। तो ममता बनर्जी ने ही उनको बमबाज का उनको उपाधि दी। तो आज उनको फंसना पड़ रहा है एनआईए के केसेस में। पता लगता है कि कैसे कैसे लोगों को ममता बनर्जी ने एमएलए बनवाया, टिकट दिया, पाला पोसा, इलाके दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।